हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग समझेंगे एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ये काउंसलिंग प्रोसेस में आपको थर्ड राउंड तक की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वहाँ तक समझाऊंगी। वहाँ तक मैं क्यों समझाऊंगी? क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक चांसेस बनते हैं कि 200 के आसपास भी जिसके मार्क्स हैं उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सारी चीज़ें समझेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। ओके, तो ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। और एक बात बहुत ज़रूरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आगामी समय में मतलब कि आने वाले समय में जितने भी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकलेंगे ITP 4 ईयर BEd के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यू एज अ NCET एस्पिरेंट, आप एक NCET एस्पिरेंट की तरह आपने NCET एग्ज़ाम दे दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं। और ये NCET एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है भाई? 4 ईयर ITP BEd के लिए होता है, ये हम सभी को पता है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब क्या? ओके, अब बच्चे आपको देखो, ये फर्स्ट स्टेप थी आपकी कि भाई आपने एग्जामिनेशन दे दिया है ना। फर्स्ट स्टेप के बाद अब आप एंटर करोगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको NCET का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा मैम आपका, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये मान के चलो लास्ट वीक ऑफ मे, है ना, लास्ट वीक ऑफ मे, मतलब कि आप 23-24 मई के आसपास, है ना, से लेकर के 30 मई तक के बीच में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो अब रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा, आपका NCET स्कोर कार्ड आएगा। क्या आएगा? स्कोर कार्ड आएगा, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से संभाल करके रखना है। और एक चीज़ और, आप अपना एडमिट कार्ड भी संभाल करके रखें। एडमिट कार्ड को भी आपको बहुत ध्यान से संभाल के रखना है। तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, NCET या कह लें NTA की तरफ से। एक तो एडमिट कार्ड आपको मिल चुका, दूसरा आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा मैम? उसके बाद हम थर्ड स्टेप में एंटर करेंगे। ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होगा कि हमें जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, लेट्स से मुझे RI में एडमिशन लेना है। RI अजमेर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, या मुझे किसी NIT या IIT में एडमिशन लेना है। सो वी हैव टू कीप चेकिंग द वेबसाइट। हमें वेबसाइट को चेक करते रहना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके एक सप्ताह के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं? 64 जो इंस्टीट्यूट है, 64 इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर, देखो मैंने लिखा है ना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर काउंसलिंग प्रोसेस का नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो ये थर्ड स्टेप होने वाली है। रिजल्ट आएगा, उसके एक सप्ताह के दौरान काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकल जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा उसमें बताएंगे कि भाई हम लोग एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को जिन्होंने NCET एग्ज़ाम पास किया है या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना। पासिंग क्राइटेरिया तो कुछ है नहीं, जिन्होंने NCET एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना है? हमें फोर्थ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हमें फोर्थ स्टेप में काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। क्या इस काउंसलिंग के फॉर्म के पैसे लगते हैं? यस बच्चे, इसके पैसे लगते हैं। 1000 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का ये फॉर्म होता है हर एक इंस्टीट्यूट का। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट ये वेरिएबल है। ठीक, तो हमें लगता है कि मुझे मान लो 3 इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन की इच्छा है कि मैं या तो इसमें हो जाए या इसमें हो जाए या इसमें हो जाए, तो मैं तीनों जगह काउंसलिंग का फॉर्म भरूंगी। एक जगह ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप एक ही जगह फॉर्म भर सकते हैं, या जब आपने NCET का फॉर्म भरा था जिस उसमें जो सिलेक्ट किया था उसी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। नो, ये जो 64 इंस्टीट्यूट हैं इनमें से जिसमें आपका मन हो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ओपन काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे तो 99% जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो ओपन काउंसलिंग ही कॉल करते हैं, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप
एडमिशन के लिए या काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जब ये काउंसलिंग फॉर्म भराया जाएगा तब आपको वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सही सही लगाने हैं, अपने सही सही स्कोर कार्ड, हो सकता है एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़े। ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है बेटा, जो फॉर्म भराया जाता है, ये ऑनलाइन होता है ना, इसमें ऑफलाइन का कोई काम नहीं रहेगा। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ आओ, ना के बराबर जो है चीज़ें जा कर के होंगी, सारा काम क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा, है ना। आपको कैसे पता पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का, हम लोग साथ में यहीं चैनल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम, हमने काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया, अब हम क्या करेंगे मैम, हमें कम से कम 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद वो भाई छाटा छुटी करेंगे ना कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, है ना, वो क्या बनाएंगे, एक सिलेक्शन लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिलेक्शन लिस्ट बनाएंगे, जो कि 5th नंबर का स्टेप रहेगा। वो देखेंगे कि भाई किसके सबसे अच्छे मार्क्स है, कौन सा सब्जेक्ट किसको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है लिस्ट तैयार होगी। ओके तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर मैं एक दूसरे पेज पर आपको लेकर के चल रही हूँ। तो जो लिस्ट बनेगी, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट आएगी। सिलेक्शन लिस्ट आएगी कब आएगी, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर देंगे उसके 1 सप्ताह बाद। ये सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, इस सिलेक्शन लिस्ट में होगा बच्चे कैटेगरी वाइज एंड मेजर सब्जेक्ट वाइज ये लिस्ट होगी, कैटेगरी वाइज लिस्ट होगी और मेजर सब्जेक्ट वाइज ये लिस्ट होगी। मतलब कि यहाँ पर देखा जाएगा कि जनरल वाला कौन है, ओबीसी वाला कौन है, एससी कौन है ना, एसटी कौन है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा, ईडब्ल्यूएस कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। फिर ये भी देखा जाएगा कि किसी कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। मान लीजिए हम साइंस वालों की बात कर रहे हैं तो देखा जाएगा कितने बच्चों को मैथ्स चाहिए था, तो उसके लिए लिस्ट बनेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर कि आप मेजर सब्जेक्ट क्या लेना चाहते हो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। वहाँ पर आप मैथ्स लेना चाहते हो, आप फिजिक्स लेना चाहते हो, या फिर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो। समझ में आई बात। तो ये 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो ये 2 तरह की जो है लिस्ट आएगी कि भाई ये बच्चा है, यही सेट कैटेगरी का है और इसको ये सब्जेक्ट चाहिए था मेजर और इसका सिलेक्शन हुआ है। और क्या रहेगा लिस्ट में, देखिए जैसे कि लिस्ट 1 आई है ना, लिस्ट 1 में हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चों के नाम होंगे, हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट्स होंगे उसमें। गेटिंग इट, कितने बच्चे होंगे, मैक्सिमम देखो 50 सीट होती है और ये 50 सीटों का डिवीज़न जो है इन सब कैटेगरी में हो जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और इसके बाद फिर मेजर सब्जेक्ट्स में भी डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स का डिवीज़न और सीट्स का डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो है सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो अभी ज़्यादा झोलझाल में नहीं पड़ना है, जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर हर इंस्टीट्यूट का दिया हुआ होगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जनरल वालों के लिए कितनी सीट है। अब जनरल में भी मैथ्स के लिए जनरल बच्चों की कितनी सीट है, फिजिक्स के लिए कितनी सीट है, समझ रहे हो बात को, केमिस्ट्री के लिए कितनी सीट है। तो इस तरह का फर्दर डिवीज़न वो होता चला जाएगा। खैर अभी ये समझो कि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे और 1 सप्ताह जब आप रुकोगे, तब आपके सामने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या आप कह ले कि फर्स्ट काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा। जिनका नाम आएगा उन्हें कहा जाएगा कि भाई देखिए आपका नाम आ गया है, अब आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप उसमें लेना चाहते हैं एडमिशन, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीट को लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट 1 में आपका नाम आ गया, ओके, सो यू हैव टू लॉक योर सीट। लॉक सीट का क्या मतलब है मैम, यू हैव टू पे
रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कि हाँ भाई हम यहाँ पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ये करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास होता है, 10,000 रुपये के आसपास होता है कि हम अपनी सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में कम भी हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। कैसी हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। तो आपने क्या किया? पैसे दे करके अपनी सीट लॉक कर ली। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहते, जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म तो भर दिया है ना, पर वो चाहते इसमें ना होकर के कहीं और हो जाए, या फिर उन्हें उनका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा। ऐसी तमाम कुछ चीज़ें हो सकती है ना, जिनके कारण जो है बच्चे सीट छोड़ भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझो कि ये जो काउंसलिंग राउंड होगा, यहीं पर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। ओके, अब ये जो बच्चे राउंड 1 में जो ये जो बच्चे हैं, अगर जो बच्चे अपनी सीट छोड़ देंगे तो इन बच्चों को फिर ये जो छूटी हुई सीट है, ये दूसरे बच्चों को ऑफर की जाएगी सिलेक्शन लिस्ट या काउंसलिंग राउंड 2 में। ठीक है, सो बची हुई सीट दूसरे बच्चों को ऑफर होगी, टू अदर स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जिन बच्चों ने ये छोड़ दिया, उससे कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, उन्हें ये सीट ऑफर होगी। सेम प्रोसीजर होगा, उन बच्चों को कहा जाएगा कि भाई आपको ये सीट ऑफर हो रही है, क्या आप इस पर एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप पैसे जमा कीजिए और अपनी सीट लॉक कर लीजिए। सेम प्रोसीजर, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो राउंड 2 में भी सीट बच जाती है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया एडमिशन, तो राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 में भी यही होगा कि बची हुई सीटें फिर दूसरे बच्चों को ऑफर की जाएंगी। बट अब एक चीज़ ध्यान रखना, काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं मैक्सिमम, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो फाइनल स्पॉट राउंड में होता है। कहाँ होता है? फाइनल स्पॉट राउंड में होता है, ये वाला। ठीक है, स्पॉट राउंड मतलब कि वहाँ जाओ, डायरेक्ट पैसे जमा करो। ये एक्चुअली में लास्ट राउंड होता है। कौन सा राउंड होता है? लास्ट राउंड होता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी राउंड हो रहे हैं, इसमें सीट उन्हीं बच्चों को मिलती है जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म पहली बार में भरा था। ऐसा नहीं है कि बार बार काउंसलिंग का फॉर्म भराया जाएगा। नो, काउंसलिंग का फॉर्म एक ही बार एक इंस्टीट्यूट में भराया जाएगा। जितने भी बच्चे रजिस्टर कर लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद जो है, जो बच्चों ने फॉर्म भरा था, उन्हीं को ये सीट्स ऑफर की जाएंगी। ओके, अगर बहुत हुआ, 3rd राउंड तक में भी सीट खाली रह गई, फिर वो लास्ट राउंड ऑफर करते हैं कि भाई अब जिसको भी लेना है, ये बची कुची सीट है, इस पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कितने कम से कम मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है। फिर भी ये देखा जाएगा, इस बार देखने में आएगा कि 200 तक में, है ना, 200 175 तक में सीट ऑफर की जाएगी। इतने मार्क्स तक में सीट ऑफर की जाएगी। ठीक है, अब ये देखो आपकी किस्मत है, इतना लंबा 3-3 4-4 राउंड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट राउंड तक वो पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, सो इसलिए जो सभी बच्चे परेशान हैं कि मैम इतने पे होगा या नहीं, उतने पे होगा या नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि शांति बना करके रखो। अब अगर आपके 360 के नीचे हैं, है ना, या मान लो कि 300 के नीचे हैं, तो फिर आपकी किस्मत काम करेगी। ठीक है, जिसके 350 360 के ऊपर है, उनका तो पक्का है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा 1st या 2nd काउंसलिंग तक में, ये बात फिक्स्ड है। बट जिनके बहुत नीचे हैं, ठीक, 300 290 280 250 या 200 तक, उनके लिए ये 3rd और लास्ट राउंड मायने रखाता है, उन्हें नज़र बना के रखनी होगी। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो बस बहुत ही सिंपल है, अपना एग्ज़ाम हमने दिया, एग्ज़ाम के बाद हमने स्कोर कार्ड लिया, स्कोर कार्ड के बाद हमने काउंसलिंग नोटिफिकेशन पर नज़र बनाई कि भाई कब निकला नोटिफिकेशन, कहाँ का। मान लो IIT का है, IIT का निकला, तो हमने काउंसलिंग फॉर्म भर दिया। हमने जैसे ही काउंसलिंग फॉर्म भरा, उसके 1 सप्ताह के बाद जो है 1st काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, हमारा सिलेक्शन लिस्ट आएगा। अगर हमारा नाम उसमें आ जाता है
तो हमें क्या करना है, पैसे जमा करके सीट लॉक करनी है। सीट लॉक कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, है ना। देखो पैसे जमा कर दिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई गलत बोल रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको बोला जाएगा कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरो और नाउ यू आर रेडी टू अटेंड द कॉलेजेस। ओके, देन जो सीट बच जाएगी वो अगले लिस्ट के बच्चों को ऑफर की जाएगी। सेम प्रोसीजर उनके साथ भी होगा। वहाँ से भी अगर कोई सीट बच गई तो फिर थर्ड काउंसलिंग के लिए ऑफर की जाएगी। थर्ड काउंसलिंग में भी अगर कोई सीट बच गई तो 8th मतलब कि ऑन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। तब आपको चौकन्ना रहना है और ये सारी चीज़ें सितंबर तक होती रहती हैं। सितंबर तक का टाइम इसमें लग जाता है क्योंकि ये इट्स अ लेंथी प्रोसेस। हर एक काउंसलिंग राउंड के लिए कम से कम 15 दिन तो लग ही जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, राइट। ओके, सो देखो ये हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट है। 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट इससे ज़्यादा भी और कोई डॉक्यूमेंट मांग ले या इससे कम भी मांगे, बट ये बेसिक है, ये आपके पास तैयार होने चाहिए और कोशिश करें कि लेटेस्ट हो। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 के ही बने हुए हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, चलो अब इसके बारे में समझ लो। सबसे पहली चीज़ तो है आपका NCET एडमिट कार्ड। कई बार इंस्टीट्यूट एडमिट कार्ड मांग लेते हैं और स्कोर कार्ड, ताकि आपका एप्लीकेशन नंबर मैच हो पाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी 2 चीज़ें हो गई। फिर आपका 10th का मार्कशीट आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए। 12th का मार्कशीट जो है कि हाँ भैया आप 12th पास आउट है, किस किस स्ट्रीम में है। कई बार टाई हो जाता है, 2 बच्चों ने सेम मार्क्स लेकर के आ गए तो 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी टाई ब्रेक होता है, एज के बेसिस पर भी टाई ब्रेक होता है। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कि आप किस कैटेगरी से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप लोग परेशान मत होना। फिर स्टेट डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। कई बार आप अदर स्टेट में जा कर के अप्लाई करते हैं, है ना, और होगा ही होगा। 64 इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियस सी बात है, तो थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है। तो जब आप अपने स्टेट के बाहर जा कर के अप्लाई करते हैं तो कई बार स्टेट डोमिसाइल मतलब कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मांग लिया जाता है। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर और ऑफ योर फैमिली। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो है स्कॉलरशिप या आपको वेवियर्स देते हैं, मतलब कि आपकी फ़ीस कम कर देते हैं, बट यू हैव टू शो कि भाई आपके जो फादर हैं या आपकी फैमिली है उसकी इनकम कम है, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो ये भी अगर आप इस कंडीशन के हैं कि आपकी फैमिली की इनकम कम है तो आप वो भी लेटेस्ट बनवा लीजिए। फिर अगर आपने गैप कर रखा है तो गैप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आप नोटरी से जा कर के गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कहाँ से बनवाएं, तो एक वो नोटरी नहीं होते जहाँ वो काले कोट में वकील लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर, सारे अदालतों वाले काम होते हैं, वहाँ जाना, बोल देना नोट जो है गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो बनवा देंगे। ओके, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बेटा स्कूल से बनता है, या स्कूल से या जहाँ पर भी लास्ट आपने पढ़ाई की है वहाँ से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। इसमें लिखा होता है कि आपका बिहेवियर कैसा था, कैसे आपके कंडक्ट वगैरह थे, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। अगर आप अपने स्कूल के लास्ट दिन बम फोड़ के आए हैं अपने स्कूल में तो फिर भूल जाओ कि इसमें कुछ अच्छा लिखा जाएगा आपके लिए। ठीक है, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि स्कूल की लास्ट डे पर बम फोड़ के आ जाएं ठीक स्कूल में। तो ये ऐसी चीज़ों से बचने, ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएं, इसके लिए आपको ये सारे आलतू फालतू काम नहीं करने चाहिए। मोस्टली जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे IIT NIT वो कैरेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और ये पूरा प्रोसीजर था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जल्दी हम एक लाइव सेशन में मिलेंगे और अपने डाउट्स आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।